बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। SST ग्रेड 7 लेसन नंबर 3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हमारी ज़मीन में जो है वो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो उनमें से जो सबसे अहम है वो एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से जो है वो लाइफ पॉसिबल है, या जिसकी वजह से हम जो है वो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं ज़मीन पर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एक थिन लेयर ऑफ गैसेस है। ठीक है, जिसमें डस्ट पार्टिकल भी शामिल हैं। इसको हम एयर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एयर क्या है? जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है एंड टेस्टलेस, यानी कि कलर इसका कोई नहीं है, बू के बगैर है, टेस्ट के बगैर है, यानी कि टेस्ट का इसका कोई नहीं है। और इसका जो वेट है, ठीक है, वो हमें, और जो प्रेशर है वो जो हमें अर्थ सरफेस पर फील होता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस शामिल हैं, ये हमने देखने हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन गैसेस। ठीक है, ये दोनों मेन गैसेस हैं, जिनका अर्थ एटमॉस्फेयर पर जो है 99% जो है वो इन्फ्लुएंस है, शामिल है। ठीक है, और कुछ जो गैसेस हैं, और इन गैसेस को हम जो है वो कांस्टेंट गैसेस कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक ही मिकदार में, यानी कि इनकी मिकदार हमेशा एक ही रहती है। ठीक है, इन गैसेस को हम कांस्टेंट गैसेस कहेंगे। इसके अलावा जैसे कि आर्गन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर एंड ओजोन, इन गैसेस को हमने वेरिएबल गैसेस का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी मिकदार जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती रहती है, इस वजह से हमने इनको वेरिएबल गैसेस कहेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द गैसेस इन दी एटमॉस्फेयर। सिग्निफिकेंस मतलब होगा अहमियत। ठीक है, इन गैसेस की एटमॉस्फेयर पर क्या अहमियत है? सबसे पहले है नाइट्रोजन, किस लिए ज़रूरी है? प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, इसके अलावा हीट को एब्जॉर्व करेगी और टेम्परेचर को मॉडरेट करेगी। ओजोन जो है वो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, यानी कि यूवी रेज जो सन की होती हैं, उनसे हमें बचाती है। ठीक है, जो हार्मफुल रेज होती हैं उनसे हमें बचाएगी। और वाटर वेपर क्या है? हीट को और डस्ट को एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, और इसी वजह से फिर क्लाउड्स और रेन का जो है वो बाइस बनती है, और ये वजूहत बनती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी इसकी लेयर स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर का, इसमें कौन कौन सी लेयर जो है वो शामिल हैं। अच्छा जी, जो सबसे पहले है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एक एटमॉस्फेयर की लेयर है। ठीक है, जिसमें हम रहते हैं, और इसके अलावा 8 to 14 किलोमीटर तक जो है वो ये फैली हुई है। इस लेयर में वाटर वेपर्स मौजूद हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, और वेदर जितने भी चेंज होते हैं और बनते हैं वो इसी लेयर में होता है। सब कुछ वेदर्स का चेंज होना या बनना, और इसके अलावा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है जब ये हाइट पर ये जाएगा। ठीक है, तो इस पोर्शन को जो कि ऊपर है, इस लेयर के जो ऊपर पोर्शन है, ठीक है, जो कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के दरमियान में है, तो उसको हम ट्रोपोपोज कहेंगे। तो नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुई है, और ओजोन लेयर जो है वो इसी स्फेयर पर मौजूद है। ओजोन लेयर आपको पता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, यूवी रेज जो सन की होती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, ये ऑब्जॉर्व करता है, और हार्मफुल रेज से जो है वो हमें बचाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में खासियत यह है कि इसमें ओजोन लेयर मौजूद है। नेक्स्ट थर्ड है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर जो है 85 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुई है। ठीक है, इतने किलोमीटर तक ये फैली हुई है। इस स्फेयर की ख़ास बात यह है कि जितने भी मेटेरॉइड्स होते हैं वो यहाँ पर जल जाते हैं। मेटेरॉइड्स कहते हैं हम उनको पीसेस ऑफ रॉक कह लें, स्पेस रॉक्स कह लें। ठीक है, तो जितने भी मेटेरॉइड्स होते हैं वो जब भी इस स्फेयर पर आते हैं तो हवा के साथ जो है वो रब होंगे, रब होने की सूरत में ये जो है वो बर्न हो जाते हैं। तो इस स्फेयर की, मेसोस्फेयर की ये ख़ास बात है कि यहाँ पर मेटेरॉइड जो है वो बर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है वो 600 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुई है। ठीक है, और इसके अलावा इस स्फेयर की ख़ास बात ये है कि जितनी भी मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं वो इस लेयर पर जो है वो आपको मिलेंगी। ठीक है, इसी लेयर पर, यानी कि ऑर्बिट होती है, इसी लेयर पर घूमती हैं। इसके अलावा जो आयनाइजेशन का जो अमल होता है वो भी इसी लेयर पर होता है। आयनाइजेशन कहते हैं जब भी किसी पार्टिकल्स पर चार्ज होगा तो उसको हम आयन्स कहते हैं, तो सारे प्रोसेस को हम आयनाइजेशन का नाम देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आयनाइजेशन की वजह से जो अरोराज होते हैं, जिनको बैंड ऑफ लाइट्स कहते हैं या अरोरास कहते हैं, जो कि नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फेयर पर मौजूद होता है। अरोरास कहते हैं जो भी स्काई पर जो लाइट्स होती हैं डिफरेंट कलर्स की आपको नज़र आती हैं, उनको हम अरोरास का नाम देते हैं, जो कि नॉर्थन एंड साउथर्न हेमिस्फेयर पर होती हैं। नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या है?
10,000 किलोमीटर तक जो है वो ये फैली हुई है। आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। आइनोस्फेयर वही है जो ऊपर पढ़ चुके हैं हम, कि जब कि किसी भी पार्टिकल्स पर जो है वो चार्ज होगा इलेक्ट्रिकली तो हम इसको आयन्स का नाम देंगे और इस पूरे प्रोसेस को आयनोसेशन का नाम देते हैं। इसके अलावा रेडियो कम्युनिकेशन जितना भी पॉसिबल होता है वो इसी आयनोस्फेयर पर ही होती है, ठीक है, इसी स्फेयर पर पॉसिबल होता है। बैंड्स ऑफ लाइट जिसको हम ऑरोरास कहते हैं वो अभी आपने ऊपर पढ़ा है, जो कि नॉर्थ एंड साउथ पर होता है, ठीक है। तो सारा जो प्रोसेस होता है वो इसी आयनोस्फेयर पर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट जितने भी होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर पर होते हैं, ठीक है। और वेदर और क्लाइमेट दोनों में क्या फ़र्क है, जितने भी ये जो है कंडीशंस हैं वेदर की, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी और विंड आता है, इनको हम वेदर कहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये वेदर की जो कंडीशंस हैं, ये किसी भी रीजन पर, ये किसी भी पर्टिकुलर इलाके पर जो है वो लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड में यूजुअली जो है वो एस्टिमेट किया गया कि 30 ईयर्स या इससे भी ज़्यादा ईयर्स तक जो इतनी भी ये वेदर कंडीशंस हैं किसी भी ख़ास इलाके में एक जैसी रहेंगी, तो इनको हम क्लाइमेट का नाम देते हैं, ठीक है। तो वेदर में ये चीज़ें इंक्लूड होंगी, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर आपको पता है, प्रेसिपिटेशन में आ जाता है बारिश का बरसना, हेल का या स्नो का, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हवा का दबाव, एयर प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी एंड विंड, हवा और नमी होगी, ठीक है। तो ये सारी जो है वेदर कंडीशंस हैं। तो ये वेदर कंडीशंस किसी भी इलाके पर, किसी भी पर्टिकुलर रीजन पर जो है वो मोर देन 30 ईयर्स जो है वो एक जैसी रहेंगी, तो हमने इसको क्लाइमेट का नाम देंगे। तो क्लाइमेट और वेदर में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में क्या है कि जो कॉन्टीन्यूसली जो अर्थ का क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। तो इस चेंज होने की वजह क्या है कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से जो है वो जितनी भी आइस है वो मेल्ट हो रही है। तो 100 और बल्कि मिलियंस और डिकेड्स के हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि जितना भी टाइम पीरियड किसी क्लाइमेट पर असर अंदाज होगा तो उसको हम कह सकते हैं कि ये वहाँ का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो गया। इसकी एग्जांपल्स क्या है, आइस कैप्स इन ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका, यानी कि यहाँ के जितने भी आइस कैप्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, यानी कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। क्योंकि क्लाइमेट जो है वो डिकेड्स पर और मिलियंस पर असर से स्टार्ट होता है वहाँ पर, यानी कि डिकेड्स और मिलियंस में भी वहाँ पर का क्लाइमेट एक ही जैसा रहे तो वहाँ का, तो ये जो है वहाँ का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि मिलियंस और डिकेड ईयर्स गुजरने के बाद अब जो है वो क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो जहाँ वहाँ की जितनी भी आइस है वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। और यहाँ पर जो है वो आइस बहुत ज़्यादा होती है ग्रीनलैंड पर और अंटार्कटिका पर। तो यहाँ की आइस मेल्ट होने की बड़ी वजह यही है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसलिए जो है वहाँ का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि जो हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ता चला जा रहा है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, राइज़ हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। जितनी भी सन की जो हीट है वो ट्रैप कर रहा है कुछ गैसेस, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं वो ट्रैप करती हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इन गैसेस में शामिल हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसेस जो है वो क्या करती हैं, तब रिलीज़ होती हैं जब भी हम बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, जैसे कि कोयल हो गया, गैस या ऑयल, ठीक है, इन की वजह से जो है वो रिलीज़ होती हैं। तो ये जो गैसेस क्या काम करती हैं कि सनलाइट को पास करती हैं, ठीक है, यानी सनलाइट इनमें से गुजरती है लेकिन ट्रैप होती हैं और हीट को इमिटेड करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम कह सकते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। जितनी भी ग्रीन हाउस में जितनी भी गैसेस हैं उनकी अमाउंट जो है वो बढ़ रही है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। एटमॉस्फेयर में इसकी जो है वो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है।
और इसके पीछे यही रीज़न है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, यानी इंसानों की जो सरगर्मियाँ, यानी हम जो इंसान जो काम कर रहे हैं, इसकी वजह से मेन जो रीज़न है वो यही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो फिर क्या होगा, फिर आइस जो है वो मेल्ट होती है। आइस, जितनी भी आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, जितने भी ज़मीन पर मौजूद हैं, वो मेल्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो साइंटिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि अगर इसी तरह यही सिचुएशन रही, इसी तरह के हालात रहे, तो सी लेवल क्या होगा, राइज़ होता चला जाएगा, वेदर कंडीशंस चेंज हो जाएंगी और स्टॉर्म्स भी हो सकते हैं, फ्लड्स भी इसी सूरत में, इसी वजह से जो है वो आ सकते हैं। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर पर मौजूद है, ठीक है, 15 to 35 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुई है। ओजोन जो है वो एक नेचुरल गैस है, ठीक है, जो कि हमें नेचुरल जो यूवी रेज़ होती हैं, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं जो सूरज से निकलती हैं, वो उनसे हमें बचाता है। क्योंकि अगर ये ना हो तो हमें बहुत सारी स्किन्स की बहुत सारी बीमारियां लगना शुरू हो जाती। तो इसका अहम फ़ायदा ये है कि ये हमें प्रोटेक्ट करती है सूरज की जो हार्मफुल रेज़ होती हैं, तो इसका जो है वो अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि अगर ये ख़राब होगी तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, आई प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर स्पॉट्स हो सकते हैं ह्यूमंस में, ठीक है, तो ये हमें इस तरह जो है वो डैमेज करती है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, इसमें क्या है कि ओजोन जो लेयर है वो हमारी डे बाय डे जो है वो लेयर थिन होती जा रही है, और वो थिन तभी हो रही है जब भी हम जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको हम CF कहते हैं, उसकी वजह से जो है वो इसकी अमाउंट जो है वो थिन होती जा रही है। जो भी और रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या एयर कंडीशंस होते हैं, जो जब भी लीक करते हैं, या प्लास्टिक बैग्स को जब हम बर्न करते हैं, तो उसमें से जो CF की अमाउंट है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती चली जाती है। जब वो अमाउंट इंक्रीज़ होगी तो वो ओजोन लेयर के लिए ख़तरे का बाइस बनती है, ठीक है, और फिर वो उस लेयर को जो है वो ख़राब करना शुरू कर दी, उस लेयर को जो है वो डैमेज करती है। तो ज़ाहिर है जब वो ओजोन लेयर ही डैमेज होगी तो हम पर जो है वो जितनी भी UV रेज़ हैं वो सूरज की, वो हम पर पड़ेंगी और हमारी स्किन पर अफेक्ट पड़ेगा, हमारी आई पर, हमारे लिवर पर, ठीक है, तो हम पर अफेक्ट पड़ेगा, हमें जो है वो बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया कि साइंटिस्ट ने 1985 में ये डिस्कवर किया था कि जो ओजोन लेयर है उसमें जो है वो होल्स जो है वो पड़ना शुरू हो गए हैं। तो ये इसी वजह से जब भी हम जो जितनी भी प्लास्टिक बैग्स हैं वो उनको बर्न करते हैं या और रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, तो ये इनका ख़ास सबब जो है वो यही है, CFCS जो है वो इसका ख़ास सबब है, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। तो 1987 में एक मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो पास हुआ था, जिसमें 25 कंट्रीज़ ने साइन किया था। तो इसमें यही कहा गया था इसमें कि जितनी भी जो चीज़ें ओजोन लेयर को ख़राब करती हैं, जिसमें CFCS हो गया, या जिन चीज़ों में ये जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मौजूद होता है, उनको हमें स्टॉप कर देना चाहिए उनका यूज़, जैसे कि शॉपिंग बैग्स हो गए, तो ये इनको बैन कर देना चाहिए, ताकि जितनी भी उसकी मिकदार है वो ओजोन लेयर को जो है वो हमें ख़राब ना करें, ठीक है। तो इसमें 24 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने साइन किया था। तो अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से जो है वो हम इस लेयर को ख़राब होने से बचा सकते हैं। मेजर्स टू कंट्रोल डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर को हम कैसे ख़राब होने से बचा सकते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबसे पहले कि हम इसकी हिफाजत करें, इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। ये ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव कौन से हैं। जितनी भी ओजोन लेयर है, यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस जिसमें यूज़ होती है, CFCS हो गया, मिथिल ब्रोमाइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और जो क्लाइमेट फ्रेंडली अल्टरनेटिव जो इसके गैसेस हैं उनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी और रेफ्रिजरेटर्स हैं या एयर कंडीशंस हैं या जो अदर अप्लाइंसेस हैं, उसमें जितने भी यूज़ होता है CFCS, ठीक है, उसको हम जो है वो प्रॉपरली डंप कर देना चाहिए। और जितनी भी गवर्नमेंट है या अथॉरिटीज़ हैं उनको जो है वो इस पर फैक्ट्रीज़ पर इंस्पेक्शन करना चाहिए, उनका रेगुलर जो है वो चेकअप होना चाहिए इस सिलसिले में। जितनी भी प्रोडक्ट जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, उनको देखना चाहिए। इसके अलावा जो नॉन टॉक्सिक जो मटेरियल्स होते हैं उनको जो है वो जितनी भी हाउसेस में और ऑफिसेज़ में यूज़ होते हैं वो हमें जो है वो उनको यूज़ करना चाहिए। तो इस जो है वो इन चीज़ों के ज़रिए जो है वो अगर हम ये इनको फॉलो करेंगे तो हम इस तरह जो है हम अपनी ओजोन जो लेयर है उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं।